Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाजरीन, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन आज बात करेंगे जजमेंट के हवाले से, जो कि मिस्टर अनवार हुसैन बतौर जज उनकी कोर्ट में पास हुई है एक जजमेंट डाउवर एंड म्यूटेशन केस के हवाले से। ये हक महर और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के केस के हवाले से जो एक नई जजमेंट पास हुई है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और इसके साथ साथ ऐसा कौन सा केस आया था जिसकी बुनियाद पर इस जजमेंट की ज़रूरत आ गई। तो चलिए आगे जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट हारिस शहजाद हाई कोर्ट से। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? I'm good, thank you. हारिस, ये बताइए, जस्टिस अनवार हुसैन की कोर्ट में एक नई जजमेंट पास हुई है। केस था और उसका जो टाइटल था वो डाइवर एंड म्यूटेशन के हवाले से था, जिसको हम सिंपल अल्फाज या सिंपल वर्ड्स में अगर कहते हैं तो हक महर और प्रॉपर्टी ट्रांसफर के हवाले से था। अब ये केस था क्या, सबसे पहले तो ये बताइए। Thank you so much, Bushra, for having me over this podcast. It's a very serious and different issue this time. हमने हमेशा कोर्ट्स को स्ट्रैटेजिकली देखा है कि दे आर ऑलवेज सिंपथाइज एंड शोइंग सिंपैथी टुवर्ड्स वुमेन। अगर हम अपने अदालती मामलात को फैमिली कोर्ट्स के केसेस में देखें तो आप बहरहाल दफ़ा ये देखेंगी कि कोर्ट्स जो है दे आर इंक्लाइन टुवर्ड्स गिविंग डिसीजंस एंड जजमेंट्स इन फेवर ऑफ वुमेन, राइट। क्योंकि एक रुझान है, एक सिंपैथेटिकली थोड़ा सा सिंपैथी है वुमेन के साथ। तो अमूमन तौर पे कोर्ट्स जो है इस चीज़ को देखते हैं। इवन दो जो हमारे लास्ट पॉडकास्ट था, जो जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उस पे भी हमने बात की, तो वो एक वुमेन को ही ट्रीट किया गया और उनके हक शेर के बताया। बट दिस टाइम दिस जजमेंट इज़ वेरी डिफरेंट। होता ये है कि इस लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अनवार हुसैन साहब हैज़ गिवन अ वेरी डिफरेंट एंड गुड जजमेंट इन टर्म्स ऑफ कि एक केस है तनवीर अहमद वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज रहीम यार खान। ये बहावलपुर बेंच में आती लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें बेसिकली बैकग्राउंड ऑफ द केस इज 4 मरले की प्रॉपर्टी है। इट्स अ 4 मरला प्रॉपर्टी। होता यहाँ से केस स्टार्ट है कि ये एक इशू रेज़ होता है कि आइदर वे हस्बैंड ने ये प्रॉपर्टी 4 मरले की बीवी को ट्रांसफ़र की थी या बीवी ने खुद परचेज़ की थी कि ये हक महर था। इस चीज़ पे इशू आता है तो ट्रायल कोर्ट में इश्यूज़ फ्रेम होते हैं, एविडेंस होती है और ट्रायल कोर्ट ये डिसाइड करती है कि जो 4 मरला ट्रांसफ़र हुआ है प्रॉपर्टी, ये बीवी को बतौर हक महर दिया गया है। ठीक, आपने बताया कि प्रॉपर्टी थी, उसको डिस्टिंग्विश करना था कि आइदर वो खरीदी गई है बीवी के खुद तरफ खुद से या खरीदी है, अदरवाइज हक महर एज अ हक महर गिफ्ट। है। लेकिन इसकी ज़रूरत किस बेस पर पड़ती है? आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट कि जी, ये किस टर्म में पड़ती है, वो भी बताइए। इन दिस जजमेंट इसका बैकग्राउंड नहीं दिया गया था कि ट्रायल कोर्ट का केस चल क्या रहा था। मे बी इट्स अ मेंटेनेंस केस या राइट, इट्स अ राइट। डॉवरी केस। लेकिन ये बताया गया कि हस्बैंड ने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी की है। बेसिकली हक महर होता क्या है? इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन हस्बैंड टू फुलफिल हर वाइफ, ठीक है? हो सकता है कि वाइफ ने ये क्लेम किया था कि मुझे मेरा हस्बैंड हक महर नहीं दे रहा, तो हक महर के लिए उसने केस कर दिया। बट इट्स अ वेरी डिफरेंट केस। क्योंकि केस में होता ये है कि बीवी कहती है कि ये हक महर नहीं है। हस्बैंड कहता है ये हक महर है। ट्रायल कोर्ट जहाँ पे ये केस आता है, फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट जहाँ पे केस आता है, वो ये डिसाइड करती है कि ये हक महर था। लेकिन यही केस अपीलेट कोर्ट में जाता है। अपील में जब आता है तो वो रिवर्स बैक करते हैं कि नहीं, ये हक महर नहीं है, ये बीवी ने प्रॉपर्टी परचेज़ की हुई है, ये ट्रांसफ़र हुई हुई प्रॉपर्टी है। अब वो ट्रांसफ़र हुई हुई है, वो उसकी जो रीज़न्स हैं वो ग्राउंड डिफरेंट है और यही केस हाई कोर्ट में आता है तो हाई कोर्ट डिफरेंट व्यू लेता है इसका। यानी कि 2 कोर्ट्स में ये जब जाता है टर्न बाय टर्न, तो फैसला जो है वो डिफरेंट आता है डिफरेंट ऑन आते द हैं। बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फैक्ट्स फिगर्स, एंड लेकिन फिगर्स। कंफ्यूजिंग है केस। कन्फ्यूजिंग है केस। लेकिन ये बताएं कि इन केस को डिस्टिंग्विश भी करना या ये बताने की ज़रूरत भी क्यों है कि ये प्रॉपर्टी औरत की खरीदी है या हक महर एज ए गिफ्ट है, ये किन चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करना चाहूँ कि क्या खुला में पड़ती है या डिवोर्स में पड़ती है, क्योंकि इस केस के पीछे बुनियाद क्या थी जिसमें ये बताना लाजिम था? देखिए, हक महर मैंने जैसे बताया कि इट्स एन ऑब्लिगेशन। ये एक हस्बैंड के ऊपर देना इस्लामिक वे होता ऑफ है। लाइफ पे राइट है कि उसने बीवी को हक महर अदा करना है। अब वो जो हक महर है दैट कैन बी एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएबल मनी, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। कई लोग गोल्ड लिखवा देते हैं, कई लोग पैसे लिखवा देते हैं, कई लोग प्रॉपर्टी लिखवा देते हैं। सो आई बिलीव इज़ कि इन दिस केस प्रॉपर्टी के तौर पे एक प्रॉपर्टी लिखवाई गई थी 4 मरले की, जिसको हक महर शो किया गया था। लेकिन बीवी ने ये बयान ले लिया कि ये हक महर नहीं है, ये मैंने खरीदी है प्रॉपर्टी। जिसके ऊपर एपीलेट कोर्ट में अपील आती है और अपील इसको एक्सेप्ट करती है कि हाँ, बीवी सही कह रही है, क्योंकि एक व्यू है सिम्पैथेटिक जो सिम्पैथी शो करने वाला, वो चलता जा रहा है औरत के साथ-साथ। लेकिन
हाई कोर्ट आके इसके व्यू को डिफरेंट टर्न ऑन लेती है और टर्न ऑन करते हुए एक यू टर्न लेती है और डिफरेंट जो है रिपोर्ट प्रेजेंट करती है, जिससे पूरा केस, पूरी नौयत, पूरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अपसाइड द डाउन हो केस जाती है। अपसाइड डाउन हो जाती ठीक है है। ऑन जस्ट ऑन वन टर्म, जो कि ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड किया और होता एंड है। में क्या होता है कि ये हक महर है, हाँ जी, खावन की तरफ से हक महर खरीदी अदा गई किया गया, प्रॉपर्टी खावन नहीं खरीदता। इसका बैकग्राउंड ये है कि इस प्रॉपर्टी को परचेज किया जाता है फादर इन लॉ ने, जो ससुर ने ली हुई हस्बैंड है, ससुर ने प्रॉपर्टी ली हुई है। लड़की अब के ससुर ने। लड़की के ससुर ने, जो हस्बैंड का बाप है, ठीक। उसने वो प्रॉपर्टी ली हुई है। वो प्रॉपर्टी उसने ट्रांसफर की है डायरेक्ट अपनी बीवी के नाम, अपनी बहू के नाम पे। तो ये क्या अब पॉसिबल है ये कानून में? पॉसिबल है, कि यही तो चीज आपका डिस्कस ससुर की या कि चले रिश्ते में तो उनके ससुर होंगे, ससुर है। लेकिन कोई भी इंसान किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं? जी कर सकते। रिलेटिव होना ज़रूरी है या कोई रैंडम? देखें, ज़रूरी ये भी नहीं है। ना, ज़रूरी तो नहीं ऑब्वियसली। इस जजमेंट में यही बताया गया, एम्फसाइज़ किया गया, यही सवाल उठा कि क्या प्रॉपर्टी पहले हस्बैंड बाप के नाम से हस्बैंड पे आएगी और हस्बैंड के नाम से बीवी पे जाएगी, क्या डायरेक्ट हो सकती है? तो इस जजमेंट में ये व्यू लिया गया कि येस, हस्बैंड जो है वो डायरेक्टली प्रॉपर्टी अपने बाप से नाम लेके वहाँ पे ट्रांसफ़र करवा सकता है, इन टर्म्स ऑफ हक़ महर वो अदा कर सकता है। इसमें ये ऑब्लिगेशन नहीं कि पहले उसको ट्रांसफ़र करनी पड़नी है अपने नाम पे और फिर अपने नाम से आगे करनी पड़नी है प्रॉपर्टी आपने कहा इन ट्रांसफ़र। टर्म्स ऑफ हक महर, तो क्या जी। सिर्फ हक महर की सूरत में या वैसे भी की जा वैसे सकती भी है? कर सकते हिबा हैं, हो सकती हिबा है, भी हो गिफ्ट हो सकती है, गिफ्ट भी हो सकती है, इट कैन बी नहीं, एनीथिंग, वैसे आप म्यूटेशन हो ट्रांसफर सकती है, ठीक ट्रांसफर ठीक वैसे भी कर ठीक सकते हैं। चलिए, ये तो एक आपने क्लियर कर दिया एक पॉइंट। लेकिन ये बताएं, अगर हम ट्रायल कोर्ट की बात करें तो उस पर डिसीजन क्या आया था? ट्रायल कोर्ट ने बेसिकली जब खातून एविडेंस रिकॉर्ड की, क्योंकि हमारे कोर्ट का स्ट्रक्चर ये है कि हमारे कोर्ट में जब केस आता है तो उसके बाद उस केस में शहादत आती है। शहादत में आके क्रॉस एग्जामिनेशन होता है कि जैसे मैंने आपकी जरा करनी है, जी। जब मैं जरा करूंगा आपकी, तो जरा के अंदर आपने बयान देना है, ऑन ओथ बयान देना है। इस जजमेंट में सबसे मजे की बात यह कि वो उस औरत ने इस बात का जो है वो खुद तयन किया और एग्री किया कि यस, दिस प्रॉपर्टी वाज गिवन टू मी एज ए हक महर। उसने पहले अपने ट्रायल कोर्ट में ये बात कह दी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने जब डिसीजन उसके अगेंस्ट दिया तो एपीलेट कोर्ट में अपील में जाके वो कहती है कि ये स्लिप ऑफ टंग था, और एपीलेट कोर्ट उसको लिख देती स्लिप ऑफ टंग। तो ये स्लिप ऑफ टंग होना और एक चीज की शहादत देना और उस पर गवाही दे देना बहुत डिफरेंस और बहुत डिफरेंट मायने रखता है। अंडर कानून शहादत एक्ट आर्टिकल 129 जी, जो उस पर डिफाइन किया गया, इस लॉर्डशिप ने इसको स्पेसिफिकली लिखा, तो उन्होंने बताया कि भाई आपने एक जज, एक जो है नीचे कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में आपने अपनी शहादत जमा करवाई, जिस शहादत के ऊपर आपने अपना बयान रिकॉर्ड किया, और जब बयान रिकॉर्ड करते-करते मैंने आपसे जब क्रॉस एग्जामिन किया, तो क्रॉस एग्जामिन करते हुए अगर आपके मुँह से सच सच निकल गया है, तो उस स्टेटमेंट को मैंने जो है वो लेके चलना है। और इस जजमेंट में एक और बड़ी बात जो हमने आगे जाके देखी, वो ये थी कि इस एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए कोई विटनेस नहीं था। इन टर्म्स ऑफ विटनेस, जो स्पेसिफिकली हस्बैंड ने कहा कि इसका विटनेस इसका भाई मौजूद है, लेकिन भाई को उसमें पेश ही नहीं करवाया गया। तो हाई कोर्ट ने ये ओवरव्यू बड़ा डिफरेंट लेके चले हैं, जिसका फैसले का जो नतीजा, जो कंक्लूजन निकला, वो मैं एंड ऑफ द क्वेश्चन पे बताऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कशन में जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि अभी पहले डीप इनसाइड डिस्कशन करें कि कोर्ट्स ने किया क्या है इस केस को लेके। ठीक। तो ये बताएं हारिस, एपीलिएट कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का डिसीजन रिवर्स क्यों किया, या किस बेसिस पर उनको लगा कि नहीं, ये फैसला जो ट्रायल कोर्ट की जानब से आया है वैसा नहीं होना चाहिए, अब जो फैसला है वो है अ, अटल या बनता है? देखें, ट्रायल कोर्ट ने मिस रीडिंग ऑफ फैक्ट्स किए और उन्होंने ये समझा कि शायद ये प्रॉपर्टी म्यूटेशन है, हक महर नहीं है। क्यों? उन्होंने समझा कि ये प्रॉपर्टी कहते हैं फादर इन लॉ से ट्रांसफर, ससुर से ट्रांसफर होके भी जो है वो बहू के नाम पे आ रही है, तो ये एक प्रॉपर ट्रांजैक्शन है। जबकि इस ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में कुछ भी, कोई कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई ट्रांजैक्शनल सपोर्ट कुछ नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई कंसिडरेशन, कुछ भी एविडेंस नहीं था। सिर्फ और सिर्फ यही गवाह था कि जी मैंने प्रॉपर्टी वहां से खरीदी है। अगर वो प्रॉपर्टी खरीदी गई होती तो उसका कोई ना कोई एविडेंस होता, पर देयर वाज नो एविडेंस। वो सिंपल जो है वो ट्रांसफर थी। तो ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ इस इशू को फ्रेम कर दिया कि ये मिस रीडिंग ऑफ फैक्ट है, और जो उसने अपनी गवाही में ये बात कह दी है कि जी ये मेरी हक महर के तौर पर प्रॉपर्टी थी, तो उसको स्लिप ऑफ टंग का नाम दे दिया कि ये स्लिप ऑफ टंग था। ये एविडेंस देते हुए उसने स्लिप ऑफ टंग कह दिया और वो लिखी गई बात, और उसके ऊपर जो है कोर्ट ने एम्फसाइज कर दिया। तो ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को अपीलेट कोर्ट ने स्लिप ऑफ टंग का नाम दिया और खारिज कर दिया, और अपना ऑर्डर जो है उसको अपहेल्ड कर दिया। ये बताएं, जो प्लेंटिव है, पेटिशनर, उनका आर्ग्यूमेंट क्या था हाई कोर्ट के सामने? अच्छा, अब जब हमने केस का ओवरव्यू देख लिया कि बैकग्राउंड में होता क्या है, एपीलेट कोर्ट ऑर्डर को जो है वो नीचे ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानती, एक्सेप्ट नहीं करती और फिर अपना फैसला सुनाती है। उस ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट में।
जब ये लाहौर हाई कोर्ट भावलपुर बेंच में केस आता है, एंड इस लॉर्डशिप इस चीज़ जब केस को सुनते हैं, राइट। तो इस केस में बड़ा एक इम्पोर्टेंट पहलू निकालते हैं, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ बनता है कि क्या ये प्रॉपर्टी की जब एविडेंस दी गई है, उस टाइम प्रॉपर्टी जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड करवाते हुए औरत ने जब एक अपना स्टेटमेंट दिया है, तो स्टेटमेंट ऑन ओथ दिया था और उसके बारे में उसने अपना कोई एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया, कोई विटनेस प्रोड्यूस नहीं किया। और सबसे ज़रूरी बात, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, शादी होती है 18/2/2014 को और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है 18/3/2014 को। तो ये 2 चीज़ समझने वाली हैं कि विदिन फ्यू वीक्स एक प्रॉपर्टी जो है वो कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है, कैसे खरीदी जा सकती है फ्रॉम फादर इन लॉ। और इस चीज़ को सोचा जाए, अगर डीपर ग्राउंड में सोचा जाए, तो ये पॉसिबल नहीं था। नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, नॉट कितनी ह्यूमनली जल्दी। पॉसिबल कि विदिन फ्यू वीक्स, विदिन 4 वीक्स एक और वो सोशल भी आज के ज़माने में आज के इन-लॉज़ ज़माने इतने में प्रॉम्प्टली कैसे काम कैसे कर सकते हैं। प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर राइट। दूसरी बात ये है कि कोई कंसिडरेशन शो नहीं की गई, कोई अमाउंट शो नहीं की गई, कोई ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री शो नहीं की गई कि मैंने परचेज़ कहाँ से किया है। एक ओरल एग्रीमेंट के ऊपर चलते हुए बात की जा रही थी। फिर सबसे बड़ी बात ये कि इस सारे ट्रांज़ैक्शन का, इस सारे जो है वो ट्रांसफ़र का, इस सब चीज़ों का एक ही गवाह था भाई, औरत का भाई, औरत का भाई, रिस्पोंडेंट का ठीक है। भाई, जो कि नहीं पेश हुआ। आज तक नहीं पेश हुआ, जबकि वो मेन विटनेस था। तो वो क्यों नहीं पेश हुआ? बस उसने स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड नहीं ला के दी, जिस वज़ह से अगर वो और स्टेटमेंट जरा देता, में कैसे ट्वीट किया गया औरत को? औरत ने उसी जरा को, जब हाई कोर्ट ने उस जरा को देखा औरत की, तो उसमें यही स्टेटमेंट उठाया गया कि ये स्लिप ऑफ टंग नहीं था। ये प्रॉपर स्टेटमेंट दी गई थी जिसमें उसने कहा था कि मैं प्रॉपर्टी ये बतौर हकमर मैंने जो है वो इससे ली है। इस चीज़ को उसने माना, ये शहादत मेरी झूठी नहीं है। लेकिन आगे आके उसने अपीलेट कोर्ट में अभी कह दिया कि जी स्लिप ऑफ टंग था। तो हाई कोर्ट ने उस टर्म को, अपीलेट कोर्ट की उस बात को थोड़ा-सा ट्विस्ट किया कि दिस इज़ नॉट अ स्लिप ऑफ टंग। ये मिस रीडिंग एंड नॉन रीडिंग ऑफ फैक्ट्स पढ़ रहे हैं आप, ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था। स्लिप ऑफ ये टंग शहादत कैसे हो दी गई सकता है, है? स्लिप ऑफ टंग राइट। कैसे हो सकता है? कैसे ह्यूमनली पॉसिबल है पॉसिबल ही कि नहीं आप था, जरा में बैठ के कह दें स्लिप ऑफ टंग है? नहीं था। ज़ाहिर है वो तो आपकी लिखाई हो रही होती है, लिख लिया, चार्ट आप, प्रॉपर आपकी स्टेटमेंट एक रिकॉर्ड हो रही प्रॉपर होती है, आपका यूर ऑन बेंच ओथ। होता है। तो ये बताइए कि इस पूरे फैमिली केस का क्या बना? इस केस में हुआ ये फिर कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को, जो एपीलेट कोर्ट का ऑर्डर था, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। और जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था, उसको दोबारा बहाल किया। जो ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया था, वो उसको ही उसने बहाल किया कि वो ऑर्डर बिल्कुल ठीक हुआ हुआ है। और ये जजमेंट दे दी, ये बताया उसमें जजमेंट में वाज़ेह तौर पे बताया कि पहले कोर्ट्स जो है वो दे हैव शोन सिंपैथी टुवर्ड्स वुमेन। फीमेल्स को, वुमेन्स राइट। को, एक माँओं एज को दिया गया। एक एज मिलता था कि उनको सिंपैथी मिलती थी। बट इन दिस केस ये बताया गया कि ये सिग्निफिकेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कई दफ़ा केसेस में कई ऐसी चीज़ें जो है वो कई ऐसे पहलू सच्चे और झूठे होते हैं। अगर मेरी नज़र में देखा जाए, बीइंग अ लॉयर, आई वुड से कि वो स्टेटमेंट देने के बाद अपनी अपने वर्डों से मुकर जाना या अपनी जो है वो गवाही से फिर जाना, इटसेल्फ इज़ अ क्राइम। आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद आप कहें जी मैंने तो स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो ये कोई प्ली नहीं है इन द नॉट कोर्ट ऑफ लॉ, ह्यूमन, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। राइट। तो हाई कोर्ट ने इस चीज़ को बड़ा कुड बी एम्फसाइज़ पॉसिबल किया अंडर और हाई कोर्ट ने प्रेशर। फैसला दिया और उसको ट्रायल कोर्ट एक्सेप्ट किया ऑर्डर को। बिल्कुल, slip of tongue during cross examination could be possible under pressure or अंडर maybe some प्रेशर। other uh, certain circumstances which are not really so casual कि आप उनको इजीली इस तरह से इज़िली बयानात इज़िली। में दे दें। लेकिन जरा जब हो रही है तो जरा ऑब्वियसली यू हो हैव रही टू है। बी वेरी यू कॉन्शियस हैव एंड टू बी अलर्ट कि कॉन्शियस, ऑब्वियस आपकी सी बात है। ज़बान से कोई ऐसी बात ना ना निकले जो निकले। आपको लगता है कि कल यू को शुड बी आपको प्रिपेयर्ड, स्लिप ऑफ टंग कह के इसको रिवर्ट क्योंकि करवाना है। इसी बेसिस पे तो आपका ऑर्डर फैसला होना है। ट्रू। जज ने अपना माइंड बनाना है इसी बेसिस पे। जब किसी मैरिड कपल जो लीगल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में है, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को बतौर हक महर कुछ भी ट्रांसफर करता है, प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और जब अगर तो ख़त्म होता है उनका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और लड़की खुला लेती है, तो उसको क्या वो प्रॉपर्टी जो उसको ट्रांसफ़र हुई है हक महर में, वो अपने साथ रखेगी या उसका कुछ आधा परसेंट उधर जाएगा देखिए, ऑपोजिट पार्टी में? जो प्रैक्टिस चलती है वो यही चलती है कि जब औरत खुला लेने के लिए आती है, तो फिर उसको अपना 50% डॉवर जो है रिलिंक्विश करना पड़ता है। लेकिन मतलब उसको हक 50% महर, डॉवर छोड़ना पड़ता है, हक महर छोड़ना हाँ, पड़ता है, ओके, उसमें जो 50%। मर्ज़ी हो। उसमें कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, वो उसने अपने हस्बैंड को वापस करना है। लेकिन यूजुअली तौर पे केसेस में होता ये है कि जब खुला का केस आता है, तो खुला के केस में औरत जो है वो यही कहती है कि जी मुझे हक महर दिया ही नहीं गया। मुझे अब मेरा हक महर मिला ही नहीं है, ठीक है। एक होता है प्रॉम्प्ट डावर, ठीक है, कि मुझे शादी के वक़्त मिल गया, लेकिन वो कहती है कि मुझे मिला ही कुछ नहीं है, जबकि उसमें लिखा होता है निकाहनामा में कि अदा कर दिया गया है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि मौजूल और गैर मौजूल। मौजूल, गैर मौजूल, कई दफ़ा उसमें लिखा जाता है कि मौजूल है या गैर मौजूल है, बाद में दिया जाएगा। हस्बैंड अपनी लायबिलिटी दे देता है, लेकिन सिर्फ़ इस चीज़ से बचने के लिए कि जब मैं खुला में जा रही हूँ, तो मुझे ये चीज़ दोबारा रिवर्स बैक करनी पड़ जाएगी या देना पड़ जाएगा, क्योंकि पहले एक टर्म थी कि पूरा डावर छोड़ना पड़ता था। फिर एक टर्म आ गई जिसमें 50% कह दिया गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्कूल ऑफ लॉ थॉट्स चलते हैं, जिसमें जो है ना डिफरेंट डिफरेंट जो है वो एक स्कूल ऑफ थॉट चलता है और स्टेटमेंट्स आती स्टेटमेंट्स हैं, आती हैं। चलें, तो ये सही। सारी बात। सो ये बताइए, फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड डिवोर्स देता है, तो फिर हक महर में जो मर्ज़ी
आ रहा हो वो फिर पूरा औरत के देना पास ही पड़ेगा, जाएगा पूरा देना 100%। पड़ेगा, 100% देना अगर उसको पड़ेगा। नहीं मिला हुआ तो वो जाएगा, अगर उसको जाएगा, मिला हुआ तो वो वापस फिर वो नहीं क्लेम करेगी। करेगी, ठीक। अपना लेगी, वापस लेगी। थैंक यू हारिस, आपने इस इश्यू को डिस्कस किया। डावर और म्यूटेशन जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि जो लोग लीगल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में हैं और अगर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रही है आइदर फ्रॉम ए पार्टी और बी पार्टी, तो उसमें डावर या म्यूटेशन अगर आती है तो वो किस तरह से मैनेजेबल और किस तरह से मैनेज होती है पाकिस्तान की कवानीन की रोशनी में। बहुत शुक्रिया। अभी तो और भी बहुत से केसेस हैं और यूजुअली जजमेंट्स आती रहती हैं जिनको डिस्कस करना हम समझते हैं कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ताकि नाज़रीन तक अवेयरनेस जा सके, उनको कवानीन की जो नो हाउ है वो समझ आ सके। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ My टुडेज शो। pleasure. थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन बाय बाय।